हेलो डियर लर्नर्स, मैं मीनाक्षी बजाज आप सबका वेलकम करती हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो कि है डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ एक ज़रूरी बातें। पहली बात तो ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात, वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें, तभी तो नए नए वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। और अगली बात, वीडियो लेक्चर्स को शेयर ज़रूर करें। एजुकेशन बांटने से बढ़ती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें जो कि पैसे की कमी के कारण ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरा मेन पर्पस यही है एजुकेशन को बढ़ाने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज का टॉपिक विद केस स्टडीज। स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के साथ। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर टॉप मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगले लेवल्स को दे दी जाएगी। यानी कि टॉप मैनेजमेंट विश्वास रखती है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटने के लिए। टॉप मैनेजमेंट मिडल और लोअर लेवल वाले एम्प्लॉयज को ढेर सारी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर देती है। इस तरीके से काम करने में एफिशिएंसी आती है। सब लोगों के पास जरूरत के अनुसार अथॉरिटी होती है और उनकी जिम्मेवारी भी होती है उस काम को निभाने की। तो डिसेंट्रलाइजेशन की मदद से एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को, काबिलियत को बढ़ाया जा सकता है। बेसिक फैक्ट्स क्या हैं इसके? पहला बेसिक फैक्ट ये है कि टॉप मैनेजमेंट अगर रूटीन के काम नीचे वाले लेवल्स के बीच में बांट देगी तो वो खुद कंसंट्रेट कर पाएंगे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए। डिसीजन मेकिंग पावर को जब डिस्पर्स कर दिया जाएगा, यानी लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट यानी बांट दिया जाएगा, इससे लोगों की पावर बढ़ेगी, उनकी काबिलियत बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे और काबिल एम्प्लॉय को अपने साथ जोड़ पाती है। डेफिनेशन, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन ली है लुइस ए एलन की। आइए समझते हैं क्या है डेफिनेशन। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द सिस्टमैटिक एफर्ट। सिस्टमैटिक एफर्ट वर्ड इसलिए लिखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रॉपर तरीका बनाया जाएगा। किस चीज का तरीका है? टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल्स ऑल अथॉरिटी, जिससे नीचे वाले लेवल्स को डेलीगेशन की जाएगी अथॉरिटी की। फिर कौन सी अथॉरिटी डेलीगेट करनी है? हर तरीके की अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाएगा, लेकिन ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर वर्ड लिखा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब ये है हर तरीके की अथॉरिटी को दे दो, लेकिन जो ऐसे काम हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट कर सकती है उनको आगे नहीं देना। यानी कि जो ग्रोथ के, एक्सपेंशन के या करोड़ों की इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस हैं वो तो टॉप मैनेजमेंट अपने पास ही रखेगी, लेकिन उसके अलावा जो डेली के काम हैं उनको करने की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगले लेवल्स के बीच में बांट दी जाएगी। अब इसको समझेंगे हम एक केस स्टडी की मदद से। तो आओ स्टार्ट करते हैं केस स्टडी के साथ। केस स्टडी, यहाँ पर मैंने केस स्टडी ली है एक बिजनेसमैन की। पढ़िए, मिस्टर आरव इज द ओनर ऑफ अ स्वीट शॉप। मिस्टर आरव एक बिजनेसमैन है जिनकी स्वीट शॉप है। अब वो सारे डिसीजन अकेले ही लेते हैं। सोली वर्ड लिखा है, सोली का मतलब होता है अकेले। वो मैन्युफैक्चरिंग भी खुद समझाते हैं सारी, और साथ ही साथ जो शॉप के अंदर सेल करनी है स्वीट्स की वो भी खुद ही संभालते हैं, यानी बनाना भी बेचना भी, हर एक जिम्मेवारी उनकी अपनी ही है। सारे डिसीजंस मिस्टर आरव अकेले ही लेते हैं। अब मिस्टर आरव की जो शॉप है वो बहुत अच्छी चलती है, तो वो डिसीजन लेते हैं, आई एम ओपनिंग 2 more shops in the city। वो कहते हैं मैं 2 और नई दुकानें अपने शहर के अंदर खोलूंगा। अब उन्होंने क्या प्लान बनाया? उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने का सोचा है। अब इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्हें डिसेंट्रलाइजेशन की मदद लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? द बेसिक रीजन इज, मतलब जो मेन रीजन है वो ये है कि अब वो फोकस करेंगे ग्रोथ के डिसीजंस के ऊपर।
अगर वो डे टू डे एक्टिविटीज में ही उलझे रहेंगे, शॉप को संभालने में ही उलझे रहेंगे, तो वो बिजनेस की फर्दर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे मिस्टर आरव, चलिए अगली स्लाइड में समझते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ही डिसाइडेड कि मैं नई शॉप्स खोलूंगा। एक पहले से शॉप थी, 2 और खोल ली, यानी अब उनके पास हो गई 3 शॉप्स। तो डिसेंट्रलाइजेशन करते हुए उन्होंने सबसे पहला डिसीजन ये लिया कि मैं 3 मैनेजर्स अपॉइंट करूंगा, हर एक शॉप का एक एक मैनेजर होगा। अब जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, जो लुइस एलन की डेफिनेशन हमने पढ़ी, उसमें हमने पढ़ा था कि डेलीगेट करनी पड़ेगी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वही काम करेंगे मिस्टर आरव। ये जो 3 मैनेजर्स हैं, इनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सब देंगे। यानी उनको क्या क्या अथॉरिटी दी मिस्टर आरव ने? पहली दी स्टॉक खरीदने की, कि माल आप अपने हिसाब से खरीदिए। दूसरी, कस्टमर को हैंडल भी अपने तरीके से ही करिए। ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जब भी कोई नया काम कुछ करना है, कुछ खरीदना है, खुद से खरीद लीजिए। जो वर्कर्स हैं हर एक शॉप के अंदर, उनको छुट्टी कब देनी है, कैसे देनी है, ये भी आपका डिसीजन। सेल को बढ़ाने के नए नए तरीके भी मैनेजर्स ही ढूंढेंगे। और डे टू डे में जितने काम करने हैं, वो सारे काम मैनेजर्स की ही जिम्मेवारी होगी, उनके पास पूरी अथॉरिटी होगी उनको करने की। अब देखो, इस केस स्टडी से आपको ये समझ आया कि मिस्टर आरव ने रूटीन के सारे काम जो थे वो आगे डेलीगेट कर दिए। यानी ये हो गई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहां पर डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो हो रही है। अब देखते हैं इसी केस स्टडी में आगे क्या होता है। अब मिस्टर आरव डिसाइड करते हैं कि मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को ही देखूंगा, कि किस तरीके से नए नए स्वीट्स बनाएं ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो और तरक्की करे। तो डिसेंट्रलाइजेशन करते हुए उन्होंने करी बेटर मैनेजमेंट। हर एक शॉप के लिए एक जिम्मेवार मैनेजर अपॉइंट कर दिया और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को खुद संभालने का डिसीजन लिया। इस तरीके से उनके पास काफी टाइम बच गया, जिसके लिए वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर अब ध्यान दे पाएंगे। तो अब मुझे उम्मीद है कि केस स्टडी की मदद से आपको ये टॉपिक समझ आ रहा होगा। तो कई बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरीके से आप हर टॉपिक को मजेदार केस स्टडीज के साथ डिस्कस कर सको। चलिए अगला टॉपिक इसी में क्या आता है देखें। अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा है या कम है। तो इसको देखने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं, यानी 4 टेस्ट हैं जिसकी मदद से देखा जा सकता है। तो सबसे पहले हमने देखना है डिसीजन जो है वो किन 4 तरीकों से इफेक्ट होगा, कि डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है या नहीं। सबसे पहला है नंबर। तो नंबर ऑफ डिसीजंस, जितने ज्यादा डिसीजंस आपने लोअर लेवल के ऊपर छोड़ दिए हैं, उतनी ही ज्यादा आपकी डिसेंट्रलाइजेशन है। दूसरा है इम्पोर्टेंस। अगर आपने इम्पोर्टेंट डिसीजंस लोअर लेवल के लोगों को देने की अथॉरिटी दे दी है, तो आपकी डिसेंट्रलाइजेशन है हाई। तीसरा है चेकिंग। चेकिंग का मतलब ये है कि डिसीजन लेने से पहले क्या सबऑर्डिनेट को चेक करवाना पड़ता है, क्या उसे मंजूरी लेनी पड़ती है। अगर तो आंसर है हाँ, मंजूरी लेनी पड़ती है, इसका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन है लो। उसके बाद आ जाता है इफेक्ट। इसका मतलब है कि डिसीजन का इफेक्ट क्या है। अगर तो डिसीजन ऐसा है जिसका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आता है दूसरे फंक्शंस के ऊपर, तो यहाँ पर अगर आंसर है हाँ, कि इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जिनका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा है वो देने की अथॉरिटी भी लोअर लेवल के पास है, तो डिसेंट्रलाइजेशन की डिग्री है हाई। तो मैनेजमेंट ये डिसाइड कर सकती है कि हमने डिसेंट्रलाइजेशन हाई रखनी है, कि हमने डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे कामों की करनी है, ज़रूरी कामों की नहीं करनी है। अब आ जाते हैं फैक्टर्स, कि यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे। पहला है एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉयज। अगर तो आपके एम्प्लॉयज काबिल हैं, अपने काम को जिम्मेवारी से करते हैं, तो आप उसके ऊपर जिम्मेवारी डाल सकते हैं। दूसरा है फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक दुकान ही है, तो उसको आप अकेले मैनेज कर सकते हैं, आपको डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत
नहीं पड़ेगी, लेकिन कंपनीज को यानी बड़े बिजनेस हाउसेस को इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर बिजनेस अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तो डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ज्योग्राफिकल डिस्पर्जन का मतलब होता है कि बिजनेस कितना फैला हुआ है। जितना आपका बिजनेस फैलेगा, जैसे मान लो इंडिया की हर स्टेट में है, तो मालिक खुद नहीं जा सकता, उसको डिसेंट्रलाइजेशन करनी पड़ेगी। टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, अगर काम ऐसा है कि कोई उसे एक्सपर्ट ही कर सकता है, तो आपको एक्सपर्ट को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों देने पड़ेंगे। कॉस्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन, जैसे कि मैंने पहले समझाया, अगर डिसीजन की कॉस्ट बहुत है, बड़ी है, करोड़ों में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टॉप मैनेजमेंट उस डिसीजन को अपने हाथ में रखेगी। विलिंगनेस ऑफ सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट की भी हामी चाहिए कि हाँ, मैं ये जिम्मेवारी लेने को तैयार हूँ। तो ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन करनी है या नहीं करनी है। इन पॉइंट्स को मैंने बहुत डिटेल में अगली स्लाइड्स में आपके लिए लिख दिया है, तो आइए देखते हैं फिर से एक बार। एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटेंस, जैसे कि मैंने बताया, एफिशिएंट एम्प्लॉयज अगर होंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ेगी, यानी इनएफिशिएंट होंगे तो टॉप मैनेजमेंट उनको काम नहीं देगी, उन्हें अपने पास ही रखेंगे, लोअर लेवल को नहीं देंगे। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म, जिनका काम स्मॉल स्केल के ऊपर है और लोग भी कम हैं एम्प्लॉयज, तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगी। जबकि बड़ी कंपनीज जो लार्ज स्केल पर हैं, उन्हें डिसेंट्रलाइजेशन करनी पड़ेगी अपने बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए। डाइवर्सिफिकेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन नए नए प्रोडक्ट्स बनाना चाहती है, नए नए तरीके के बिजनेस में जाना चाहती है, तो वो डाइवर्सिफाई करेगी सिर्फ और सिर्फ अगर वो डिसेंट्रलाइजेशन अपनाती है तो। ज्योग्राफिकल डिस्पर्जन का मतलब है किस हद तक फैली है ऑर्गेनाइजेशन। अगर ढेर सारी सिटीज में, स्टेट्स में या कंट्रीज में फैली है, तो डिसेंट्रलाइजेशन करनी ही पड़ेगी। अब अगर काम है बहुत कॉम्प्लेक्स और एक स्पेशलिस्ट ही उसको समझ सकता है, तो स्पेशलिस्ट को पार देनी पड़ेगी, तभी डिसेंट्रलाइजेशन की मदद से नई टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में कदम रख पाएगी। कॉस्ट और इम्पोर्टेंस, तो मैनेजर को सिर्फ उतना ही काम दीजिए जितना आपको लगता है कि वो संभाल सकता है। विलिंगनेस का मतलब होता है कि कितना तैयार है सबॉर्डिनेट, अगर तो वो विलिंग है, मान रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी लेने को, तो उसे ही दीजिए। तो इस तरीके से मैंने काफी डिटेल में आपको फैक्टर समझाए। अब देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज ये है, सबसे पहले आपके पास जो लोग काम करते हैं उनकी डेवलपमेंट होगी, लोग समझदार हो जाएंगे, उन्हें मोटिवेशन मिलेगी, जैसे कि मैंने केस स्टडी में कराया, दे विल फील कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। रिस्क भी बढ़ जाएगा क्योंकि कई सारे दिमाग इन्वॉल्व हो जाएंगे। बिजनेस बड़ा, जैसे मिस्टर आरव का आपने देखा केस स्टडी में, बड़ा। टॉप मैनेजमेंट का बर्डन कम हुआ और डिसीजन मेकिंग तेजी से हो गई, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अब केस स्टडी हमें कुछ एक डिसएडवांटेज भी सिखा गई कि स्मॉल बिजनेस को कई सारे लोगों को काम पे रखना काफी कॉस्ट देके जाएगा, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन कराना, तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी ये भी देखा गया है कि कंट्रोल करने में भी मुश्किल आती है जब लोग एक दूसरे से दूर होते हैं। खर्चा बढ़ेगा, ज्यादा लोगों को काम पे रखोगे, तनख्वाह देनी पड़ेगी, छोटे बिजनेस के ऊपर बर्डन आएगा। और जरूरी नहीं है, जैसे मिस्टर आरव ने 3 मैनेजर्स रखे थे केस स्टडी में, तो क्या पता उन तीनों में से कोई एक ऐसा हो जो एफिशिएंट ना हो, वो दुकान को अच्छे से ना संभाल पाए। तो इस तरीके से हमने ये सीखा कि केस स्टडी एक बहुत बढ़िया तरीका है टॉपिक को समझने का। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें ताकि मैं आपको इसी तरीके से नई नई केस स्टडी कराऊं। अब अगर नहीं वीडियो को लाइक किया तो अब कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा नई नई केस स्टडीज़ बनाने की। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लर्निंग को एंजॉय कीजिए, ताकि आप लाइफ में कुछ बने और जिससे मुझे बहुत खुशी हो। सो थैंक यू डियर लर्नर्स, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब। दिस इज मी मीनाक्षी, ऑल द बेस्ट, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।